हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक मंत्री परिषद या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यदि आपने इससे पूर्व भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है और इस व्यवस्था में राष्ट्रपति महोदय नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थात भारत के राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के मुखिया होते हैं और वास्तव में प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है और इस व्यवस्था में राष्ट्रपति महोदय नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। अर्थात भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र के मुखिया होते हैं और प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार को चलाते हैं। हम आपके समक्ष बात कर रहा हूँ मंत्री परिषद के संदर्भ में। तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। फर्स्ट है कैबिनेट मंत्री, सेकंड है राज्य मंत्री और थर्ड है उप मंत्री। और कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है। और राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है राज्य मंत्री और सेकंड है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इस प्रकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकारों के संदर्भ में। तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। फर्स्ट है कैबिनेट मंत्री, सेकंड है राज्य मंत्री और थर्ड है उप मंत्री। बात करूँ मैं कैबिनेट मंत्री के संदर्भ में, तो कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं और यह अपने विभाग या अपने मंत्रालय का स्वयं निर्णय लेते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय आदि मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं और यह अर्थात कैबिनेट मंत्री अपने विभाग या मंत्रालय संबंधी निर्णय को स्वयं लेते हैं। बात करूं मैं राज्य मंत्री के संदर्भ में, तो राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है राज्य मंत्री और सेकंड है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। बात करूं मैं राज्य मंत्री के संदर्भ में, तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, अर्थात ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये छोटे मंत्रालय के प्रमुख होते हैं और इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। ये अर्थात स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्रता से कर सकते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं और जबकि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ये छोटे मंत्रालय के प्रमुख होते हैं और इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है और ये अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति स्वतंत्रता से कर सकते हैं। और एग्जामों में पूछा भी जाता है कि मंत्रिपरिषद कितनी प्रकार की होती है, तो इसका आंसर होगा 3। बात करें मैं मंत्रिपरिषद में तीसरे प्रकार के मंत्री उप मंत्रियों के संदर्भ में, तो उप मंत्री को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों की प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। अर्थात उप मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों की प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। हम आपके समक्ष बात कर रहा हूँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में और ये प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इसी के साथ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है, तो आंसर है
ऑप्शन ए भाग 5 अर्थात भारतीय संविधान के भाग 5 में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न एसएससी और पीसीएस के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि मंत्री परिषद को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति महोदय। अर्थात मंत्री परिषद को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 4 के अनुसार पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अर्थात प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न जो है आईएएस, एसएससी और पीसीएस के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? आंसर है ऑप्शन सी 6 माह तक। अर्थात कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में 6 माह तक की अवधि के लिए मंत्री पद पर रह सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 5 के अनुसार मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक की दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 5 के अनुसार मंत्री परिषद के सदस्य बनने के लिए वैधानिक की दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे अर्थात व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा अर्थात अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए मंत्री परिषद। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्री परिषद के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका कि प्रधानमंत्री होगा, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो आंसर है ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव। अर्थात विश्वास प्रस्ताव या कॉन्फिडेंस मोशन को भारत में मंत्री परिषद रख सकती है और विश्वास प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया जाता है और इसके माध्यम से सरकार सदन में बहुमत साबित करती है और इस विश्वास प्रस्ताव को केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा में लाया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि विश्वास प्रस्ताव को केंद्र में निम्न सदन लोकसभा में और राज्यों में निम्न सदन विधानसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अर्थात संघीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है
और प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति महोदय के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न है एसएससी और पीसीएस के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन सी, 50। अर्थात मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। बात करें अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में, तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, और अविश्वास प्रस्ताव को विपक्षी पार्टी के सांसदों के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और अविश्वास प्रस्ताव सबसे अधिक 15 बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया था। यदि आपने अविश्वास प्रस्ताव संबंधी महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, और मैं उस वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। अर्थात लोकसभा, जो कि संसद का निम्न सदन है, के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न जो एसएससी, पीसीएस और आईएएस में भी कई बार पूछा जा चुका है। और प्रश्न के निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? आंसर है ऑप्शन बी, 91वां संविधान संशोधन। अर्थात 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह बताया गया है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बात करूं इस 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। लेकिन जहां सदन में सदस्यों की संख्या 40 है, अर्थात जिस राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या 40 है, वहां मंत्रियों की अधिकतम संख्या 12 होगी, क्योंकि यह संविधान संशोधन केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अर्थात मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए कौन स्वतंत्र होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। अर्थात संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति महोदय। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है।
और प्रश्न की भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन ए 25 वर्ष। अर्थात भारत के प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अर्थात लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अर्थात विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न जो एसएससी और पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है और प्रश्न के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति महोदय को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। आंसर है ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और उप मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और प्रश्न की मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी 3 स्तर के। अर्थात मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। तो आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। अर्थात मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो आंसर है ऑप्शन डी संसदीय सचिव। जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल रहते हैं। बात करूं मैं संसदीय सचिव के संदर्भ में, तो संसदीय सचिव का पद एक सरकारी पद होता है और प्रधानमंत्री महोदय संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हैं और संसदीय सचिव की मुख्य भूमिका कैबिनेट मंत्रियों और जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न की स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1951 में। अर्थात स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया था और संसदीय सचिव का पद एक सरकारी पद होता है और प्रधानमंत्री संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हैं और संसदीय सचिव की मुख्य भूमिका कैबिनेट मंत्रियों और जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा से। अर्थात भारत के मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1963 में। अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वर्ष 1963 में लाया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो आंसर है ऑप्शन ए 6 माह बाद। अर्थात भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है।
और संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 5 के अनुसार मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक की दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि अनुच्छेद 75 के खंड 5 के अनुसार मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक की दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, अर्थात व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर है ऑप्शन सी 36, अर्थात स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कुल 36 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? तो आंसर है ऑप्शन ए हाँ, अर्थात राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। और राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न के स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, अर्थात स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद जी थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न की भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, अर्थात भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री या विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न के संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो आंसर है ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर, अर्थात संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो आंसर है ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर, अर्थात स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न के केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो आंसर है ऑप्शन ए हाँ, अर्थात यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह अपना वक्तव्य लोकसभा में भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती है? आंसर है ऑप्शन ए किसी मंत्री के पद त्याग से, जबकि प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पद त्याग से और प्रधानमंत्री के पदच्युत होने से मंत्री परिषद विघटित हो जाती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो आंसर है ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू की संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाले पहले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाद में जनसंघ की स्थापना की थी और यही जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में सहायक हुई थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे, जो कि अभी तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो आंसर है ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, और केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? तो आंसर है
ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई ही थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो आंसर है स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आंसर है ऑप्शन ए राजीव गांधी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। जबकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी और राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्री थी। अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए, और अभ्यास प्रश्न के संघीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।